सभी को मेरा नमस्कार। आज 417वें व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और 22 सितंबर 2023 को प्रत्येक शुक्रवार की तरह हम आप सभी के सामने एक नए स्पीकर के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम आपके सामने उपस्थित है। और आज के व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका आपको देना चाहूंगी कि जैसे पिछले व्याख्यान में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप सभी से, तो आप ही में से एक डॉक्टर बबीता ने मुझे मैसेज किया था कि वो, जैसे मैंने आप सबको एक रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर से, हो सकता है कि नए लोग आज जुड़े हैं उनको ना पता हो कि ये विश्व आयुर्वेद परिषद का प्लेटफॉर्म है, वो हम सबका प्लेटफॉर्म है, आप ही से बनता है और बहुत सारे स्पीकर्स के निस्वार्थ भाव से इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने से बनता है ना। तो जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो मैं चाह रही थी कि भी बहुत सारे जो नियमित रूप से जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हीं में से कुछ व्यक्ति आगे आए और जो अपनी वक्तृत्व प्रतिभा है उससे निखारे भी और जो निखरी हुई है उसको लोगों के सामने भी लाए। क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि एक वैद्य और एक वकील के जीवा में सरस्वती होती है, तो उनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमें कन्विंस कराने के लिए, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होती है। तो इसी श्रृंखला में आयुर्वेद को एक अच्छे मुकाम में पहुंचाने के लिए जो ये व्याख्यान माला चल रही है और अनेक श्रेष्ठ वैद्यों के निर्माण के लिए चल रही है, उसी श्रृंखला में मैं आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर बबीता को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर बबीता, आप डॉक्टर बबीता राव, आप प्रैक्टिशनर है बेंगलोर में, और इतना स्वीट सा छोटा सा ही मैंने उनको कहा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन भेजें, और मुझे लगता है कि हम काम से ही पहचाने जाने चाहिए, इसलिए मैंने भी फिर डिटेल और उसमें उनसे नहीं पूछी। तो मैं आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर भानु प्रताप जी का, स्पीकर का इंट्रोडक्शन देने के लिए डॉक्टर बबीता को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर बबीता। सभी को प्रणाम, नमस्कार श्री भानु प्रकाश सर जी। Dr. Bhanu Prakash sir has completed his Ayurveda education, BAMS, MD in Kriya Sharira and PhD from prestigious National Institute of Ayurveda, BSRRAU, Jodhpur, Rajasthan. Sir has around 6+ years of academic experience. Previously, sir has worked in Sri Ganganagar College of Ayurvedic Science and Hospital, Rajasthan. Currently, sir is working as an assistant professor in the Department of Kriya Sharira at National Institute of Ayurveda, Deep to be University, Jaipur. Sir also has one book published under his name with the title Sugam Ayurvediya Sharira Kriya Vignan. Sir has 2 e-publications in Lambeth Academy. He has 39 articles in international journal, legacy of 3 research projects, and he has delivered around 11 guest lectures. On behalf of the team, I welcome you, sir. I also welcome Dr. Hetal Dave ma'am, who is the foundation and pillar of this lecture series. I also welcome enthusiastic students and I appreciate their Jnana Jignasa. Sir, the platform is over to you. Thank you, बबीता जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशनाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को नमस्कार मेरा। मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्रिया शरीर के बेसिक फंडामेंटल्स, जो कि क्लिनिकली कुछ यूज कर पाते हैं हम लोग, या क्लिनिकली जो हमें अप्लाइड रहते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से अपने गुरुजन से सीखा है। तो आप सभी का नमस्कार करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग जो पंच महाभूत कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, सभी जानते भी हैं, और पंच महाभूत को यूजुअली सभी अप्लाई भी करते हैं। तो पृथ्वी, आप पे, वायु, नाभ्य और आग्नेय है ना, पांच महाभूत जो लिखे हुए हैं, इन पांच महाभूतों के बारे में बताया गया कि वही यावंत पुरुष तावंतो लोके, जो पुरुष के अंदर है वो लोक के अंदर है। तो यहाँ पे 3 चीज आती है, एक तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है, दूसरे हम रहे, और तीसरे रहे द्रव्य, हमारे चारों तरफ जो द्रव्य हैं, ठीक है। तो 3 चीज हैं, जो ब्रह्मांड में है वो हम में है, जो हम में है वो चारों तरफ जो द्रव्य हैं, जो भी द्रव्य हैं सभी द्रव्य 5 भौतिक बताए गए हैं। तो ब्रह्मांड से ही हमारे जो पृथ्वी है, आप पे है, वायु है, नाभि और आग्नेय, इन 5 से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। और जितने भी द्रव्य हैं वो इन 5 से मिलके बने हुए हैं,
ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए एक सिद्धांत है आयुर्वेदा में, सामान्य और विशेष सिद्धांत, जो यूजुअली हम हमेशा यूज करते हैं और हमारी चिकित्सा में बहुत काम आता है और हर जगह हम काम लेते हुए। तो जब भी हमारे शरीर में किसी भी चीज, चिकित्सा में यूटिलिटी क्या रहती है सामान्य विशेष सिद्धांत की, कि हमारे शरीर को पंच भौतिक बताया गया है। इन पांच भौतिक द्रव्यों की अगर हमारे शरीर में कमी आती है तो हम ब्रह्मांड और यूनिवर्स से द्रव्यों से लेके उसकी पूर्ति करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार जितने भी बताए गए, कोई भी एलिमेंट अगर हमें कम पड़ता है तो हम उसे द्रव्य से और ब्रह्मांड से लेके पूरा करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि किसी भी पेशेंट को डायरिया, लूज मोशन, अतिसार जो होता है, तो जल महाभूत की शरीर में कमी आएगी तो वो जल महाभूत लेके उसकी पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये चिकित्सीय उपयोग जो रहता है हमारे पंच महाभूत कॉन्सेप्ट का। और इसके अंदर दूसरा फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रहता है सामान्य विशेष सिद्धांत, ठीक है। सामान्य और विशेष दो वर्ड आते हैं यहाँ पे। सामान्य का मतलब ये हुआ कि जिसकी प्रॉपर्टी उस जैसी मिलती हो, विशेष मतलब उसके अपोजिट, ठीक है। तो जैसे कि मेरे शरीर में जल महाभूत की कमी आएगी तो मैं ब्रह्मांड से जल महाभूत लेने की कोशिश करता हूँ और उसे उसकी पूर्ति करूंगा, ठीक है। आहार द्रव्य में भी हमारे पास वो रहता है कि जिस द्रव्य पे हमारे पास कमी रहती है उस द्रव्य को हम पार्थिव द्रव्य है, आग्नेय है, वो उसे लेने की कोशिश करते हैं। इसी सिद्धांत को यूज करते हुए हमने इन्हीं पंच महाभूतों से 3 दोष बनाए, ठीक है। जो कि 3 दोष बनते हैं। मैं मेरा चिकित्सीय उपयोग बता रहा हूँ, मैं किस तरह यूज करता हूँ। जो सबसे पहले हम लोग क्या उसका पंच महाभूत में पृथ्वी और आपे महाभूत आते हैं, ठीक है। इनको सामान्य सिद्धांत से हमने लेते हुए कफ दोष के सिमिलर बताया हमने इसको, ठीक है। इसकी सिमिलरिटी कफ दोष से मिलती रहती है, ठीक है। सेकंड हमने बताया आग्नेय, उससे पित्त की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वायव्य और आकाश महाभूत आया, उससे हमने वात दोष की। तो वात दोष में किस महाभूत का प्राधान्य रहा? ये नाभस और वायव्य महाभूत का प्राधान्य रहा। आग्नेय महाभूत का प्राधान्य पित्त दोष में रहा। पार्थिव और आपे महाभूत का प्राधान्य कफ दोष में रहा। तो इन्हीं दोषों का जो वर्णन किया गया हमारे शास्त्रों में, जो औषध बताए गए, हमें द्रव्य बताएंगे, वो कफ दोष का शमन करेंगे, पित्त दोष का शमन करेंगे या वात दोष का शमन करेंगे, इनकी वृद्धि करेंगे। इस सामान्य विशेष सिद्धांत की अनुपालना करते हुए इन औषध का या इन द्रव्यों का हम ग्रहण करते हैं और दोष साम्य को रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोष धातु साम्य ही स्वास्थ्य का जो हमारा उद्देश्य होता है, स्वास्थ्य रक्षणम, प्राइमरी उद्देश्य जो आयुर्वेद का रहता है, उसके लिए हम जो फिजियोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काम में लेते हुए दोष और धातु को बैलेंस रखने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। जो दोष के कर्म है, उन कर्मों के जो दोष का कर्म है उनके अकॉर्डिंग हम उनके ज्ञान होता है कि उनकी वृद्धि या क्षय का, दोष वैषम्य का हम ज्ञान करना चाहें कि मेरे शरीर में दोष जो है उनका वैषम्य मतलब क्षय या वृद्धि किस कॉन्सेप्ट पे वो जा रहा है। तो पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो उसका ज्ञान हम 3 कॉन्सेप्ट से करते हैं ना, उसके गुणतः, कर्मतः और प्रमाणतः, ठीक है। पेशेंट अगर लेके आए वात पित्त कफ के, सभी को श्लोक याद है, सभी को मालूम है कि वात के गुण क्या है, वात के कर्म क्या है, और इनके गुण और कर्मों का, ठीक है, वृद्धि होती है, क्षय होता है। तो ये उनकी क्वांटिटेटिव वात के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वात का कहीं भी नहीं बताया गया अंजलि प्रमाण, वो अमूर्त बताया गया है। पित्त और कफ का फिर भी अंजलि प्रमाण बताया गया, मूत्र पुरुष का भी अंजलि प्रमाण बताया गया, तो वात को प्रमाण नहीं बताया गया है। तो उनका हम ज्ञान उनके कर्म से करते हैं, उनके गुण से करते हैं, ठीक है। तो जो भी उनके गुणों या कर्मों में वृद्धि होती है उनको सामान्य करने के लिए फिर हम जो ब्रह्मांड में पंच महाभूतों का इस्तेमाल करके पार्थिव महाभूत का, वायव्य महाभूत का प्राधान्य देखते हुए कफ शमन या कफ वर्धन करने वाले औषध द्रव्यों का संग्रह करेंगे या फिर उनका पान करेंगे, या औषध में या फिर आहार विहार में जो भी कॉन्सेप्ट उनको बैलेंस करने के लिए हमारे लिए यूज हो पाए उनको हम अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। उन्हीं को अप्लाई करके हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वात की वृद्धि होती है, वात का क्षय होता है। तो एक हमेशा आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 का बहुत बड़ा रोल रहता है। पेशेंट जब मेरे पास ओपीडी में आता है तो मैं हमेशा निद्रा को बड़ा फोकस करता हूँ उसकी, ठीक है। तो एक 2 आते हैं, एक तो अल्प निद्रा वर्ड आता है, ठीक है, पित्तवर्धी से लिखा आता है जो, एक आता है निद्रा नाश, ठीक है, निद्रा नाश वात वर्धी से आता है। तो इसमें यूजुअली क्या रहता है कि अल्प निद्रा वाला पेशेंट और निद्रा नाश वाला कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जो वातवृद्धि वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि सोने का स्लीपिंग पैटर्न, साउंड स्लीप रहता कि नहीं रहता। तो यूजुअली क्या बोलते हैं, हर 15-20 मिनट मेरी नींद टूटती है, हल्की आवाज में मेरी नींद टूट जाती है, या फिर जब भी नींद आती है तो मेरे सोपन, जैसे हम स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि साउंड स्लीप में हम तो सोपन को भी मना करते हैं कि वो भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। साउंड स्लीप तभी कहेगा जब आपको सोपन का भी ना हो, बुरे सपने तो आने ही नहीं चाहिए।
और बाकी सपने भी अगर आपको आ रहे हैं तो आप साउंड स्लीप नहीं कह सकते। तो पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को नींद 20 मिनट पे 25 मिनट टूटती है, हल्की आवाज पे नींद टूटती है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पे देखना चाहिए कि वहां पे वात दोष की वृद्धि हो रही है। ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं कि पित्त दोष वाला, जिसके अंदर हमें मिलता है कि अल्प निद्रता। तो अल्प निद्रता मतलब क्या, कि वो बंदा 5 घंटे सोएगा, ठीक है, उसके लिए काफी है वो 5 घंटे, पर वो 5 घंटे रात को 12 से 5 उठते, तो सुबह जब उठता है तो हमेशा फ्रेश फील करता है, जबकि निद्रा नाश वाले में कभी भी वो फ्रेश फील नहीं करेगा। साउंड स्लीप आई, ठीक है, अल्प निद्रता के बाद उसको ये नहीं लगता कि पित्त कोप है वहां पे, मगर वो फ्रेश फील करेगा और स्लीपिंग क्वालिटी उसकी बेस्ट अच्छी रहती है, काफी मतलब बुरी नहीं रहती। 4-5 घंटे में अपनी नींद पूरी करके वो फ्रेश फील करता है और अपना रूटीन डेली करता है। ठीक है। तो फिर जब भी हमारे दोष की वृद्धि और क्षय होता है, तो इसके लिए हम पंच भौतिक सिद्धांत और सामान्य विशेष सिद्धांत की अनुपालना करते हुए जो भी अप्लाइड मेडिसिन हमारे पास, जो भी ब्रह्मांड में या डाइट के अंदर या किचन आइटम जो बोलते हैं हमें कि नहीं, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी मालूम है, आपके पास युक्ति अगर बहुत अच्छी है, तो हमारे चिकित्सा सूत्र में जो हमारे पास औषध उपलब्ध है उनसे आप दोष शाम्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है कि हमारे पास जो भी ओपीडी में या किचन में या घरेलू नुस्खे जो उपलब्ध होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए कि वात शामक है, पित्त शामक है, कफ शामक है। अगर हम सिंपल सिंगल ड्रग का पढ़ते रहते हैं, द्रव्य गुण में प्रिय शर्मा जी की बुक में काफी कुछ लिखा होता है कि उनकी अप्लाइड मालूम को अगर ये देंगे तो इस दोष का शमन करेंगे, मगर दूसरे दोष की वृद्धि ना करे, ये हमेशा ध्यान रखते हुए हमें करना चाहिए। तो जब भी हम कोई चीज देते हैं, दवा देते हैं, औषध देते हैं, हम पेशेंट को 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए देते हैं, तो सबसे पहले देते हैं कि हमने जब औषध दी उसके बाद जो दोष थे हमने डायग्नोस किया। एक तो नाड़ी आती है, एक प्रकृति आती है। 2 वर्ड हमेशा आपको बहुत काम आते हैं चिकित्सा में डायग्नोस के अंदर। जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर देख के उसे बात करने से, उसके सबसे पहला तो बिठा के सुनिए उसे। जब आप ढंग से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें बताएगा आपको, तो उसके बताते टाइम उसके चेहरे से पूरी बॉडी टाइप को देखेंगे ना आपको, तो आपको प्रकृति डायग्नोस करने में हल्की सी हिंट मिलेगी काफी हद तक। ठीक है। और कुछ आप डाउट लगे तो आप क्वेश्चन पूछ के भी आपके प्रकृति डायग्नोस करने के लिए हो सकते हैं, तो मालूम चल जाता है कि इन दोषों का प्राधान्य रहेगा उसमें। ठीक है। सेकंड थिंग आता है कि आप हमेशा हर पेशेंट की जीवा और नाड़ी, मेरे गुरु ने ओम प्रकाश दाई साहब ने मुझे हमेशा सिखाया था कि जब भी पेशेंट आए नाड़ी पकड़नी है तो जीवा देखनी है। सर ने कुछ बोला नहीं, बस मुझे इतना था कि 4 साल बाद देखना, मेरा एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि अगर इस तरह की जीवा आती है तो सर जब कोटेड जीवा देखते थे, जीवा का वर्ण देखते थे कि नहीं उसका लाल वर्ण ना होके व्हाइटिश जा रहा है, पिंकिश जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर पूछते थे कि खाना पचता है कि नहीं पचता, पेट साफ रहता है कि नहीं रहता, और जीवा पे मल बार बार आता है क्या, या फिर जीवा हमेशा आपको मुंह साफ लगता है कि नहीं लगता। तो मैं सुनता था मेरे गुरुजी को, तो उससे बार बार देख के आपको थोड़े दिनों बाद आपकी युक्ति बन जाती है कि आप वहां पे आम दोष को देखना चाहते हैं, पित्त का कोप देखना चाहते हैं, और नाड़ी अवस्था देखिए दोष अवस्था। जैसे आप हाथ पकड़ेंगे, आप 5-6 हजार पेशेंटों का हाथ पकड़ लेंगे तो आपको पक्का आइडिया लगने लग जाएगा कि किस इस अवस्था में नाड़ी बताती है कि उस टाइम किस दोष का प्राधान्य है या किस दोष का कोप है। काल से होता है, काल से इतना वेरिएशन नहीं आता जितना कि दोष कोप से होता है। ठीक है। तो आपको लग रहा है फ्रिक्वेंटली फील नाड़ी मंद महसूस हो रही है, नाड़ी पर्टिकुलर जोन पे फेस आपको फील हो रही है, तो आपको बहुत ये चीजें, उसके बाद आप उनको ही उसके गुण कर्म गुण और कर्म दो पे देखते हुए डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें इसका डायग्नोस प्रॉपर बनाना है। तो ये वात की तरफ जा रहा है तो आप कुछ किस रिफॉर्म बनाते हैं, उसके कर्म के बेस पे, उसके गुण के बेस पे, कि आपको ये महसूस होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जब भी डॉक्टर तसल्ली से पेशेंट को सुनता है तो काफी कुछ पेशेंट डायग्नोस बनवा देता है अपना। वो सारे सिम्टम बोलेगा कि जिससे आपको जो आपकी नाड़ी बता रही है, आपकी प्रकृति बता रही है, उसकी दोष अवस्था बता रही है, तो एक बहुत सटीक डायग्नोस आपसे बन सकता है। ठीक है। सटीक डायग्नोस बनने के बाद उसको शाम्य करने की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए औषध बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपके पास उपलब्ध हो, पेशेंट कॉस्ट इफेक्टिव हो, पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो कि वो औषध का उस ले पाए और खरीद पाए। ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि पेशेंट बहुत ही क्रोनिक जीर्ण अवस्था में आया, 10 साल से बीमारी है, तो रसौषधि बिना, मेरे गुरु बताते थे कि जब धातुगत हो जाता है तब आपको रसौषधियों का इस्तेमाल करना आना चाहिए और करना भी चाहिए। ठीक है। खास दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना पेशेंट में भी नहीं होता और इतना जल्दी इफेक्ट दिला भी नहीं पाओगे, तो रसौषधियों का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको। रसौषधियों को कॉन्फिडेंटली आप यूज करोगे, विष नहीं है वो, अमृत तुल्य है। ठीक है। तो आपको उनका ज्ञान होके उनकी युक्ति से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले पेशेंट आपके पास आया है, आपने जीवा देखी, उसकी नाड़ी देखी, आपने प्रकृति डायग्नोस करके आप अपना एक दोष की अवस्था देखी कि मुझे लग रहा है कि वात पित्त दुष्टि है इसमें। ठीक है। पित्त वात दुष्टि है। फिर आपने औषध का चयन किया। ठीक है, कि मुझे ये औषध देने हैं इसको। उस औषध देने के बाद भी आप 7 दिन में पेशेंट को फर्स्ट टाइम बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन में तो बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम चलना चाहिए कि आपने जो डायग्नोस किया था उसके बाद दोष पाक हुआ या नहीं। ठीक है।
दोषपाक, धातुपाक, 2 वर्ड आते हैं, मैं आगे बताऊंगा। लीन दोष भी होते हैं, बताऊंगा मैं भी इनके बारे में भी आपको। तो दोषपाक क्या होगा कि पेशेंट आपके पास अगर 7 दिन बाद आता है तो वो बोलता है कि उसे ज्वर था, ठीक है, कुछ भी था, ठीक है, तो उसे लघुता, देह में लघुता हो, उसके इंद्रियों में निर्मलता, इंद्रियों में कर्म में सिम्टोमेटिक रिलीफ से उसे मिलना शुरू होता है। आपको लग रहा है कि इस दोष की वजह से ये लक्षण बढ़े हुए थे, उनमें आराम आना संभव हुआ, ठीक है, या उसको आराम आना मिलना शुरू हुआ। तो आप उस दोस्त पाक के लिए पेशेंट को बुला के पहले फीडबैक लेंगे कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा है, आपको लघुता, इंद्रियों में निर्मलता महसूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको दो साम्य और धातु साम्य करना चाहिए। तो चिकित्सा के लिए सबसे पहले यही दो साम्य धातु साम्य जो कॉन्सेप्ट रखा गया। तो पेशेंट बोलता है, आपको आते कि मुझे दवा कब तक चलेगी, ठीक है, आपने सिम्टम वाइज देखा कि दो साम्य हो रहा है, ठीक है, फिर आपको लगा कि धातु साम्य है कि नहीं है। तो धातु साम्य का पेशेंट ने क्या किया कि जब भी पेशेंट आपके पास 7 दिन बाद 15 दिन बाद आया, उसने बोला कि आपने कुछ परहेज बताए। उसके परहेज मतलब क्या होता है, हेतु, ठीक है, कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं हमेशा आपकी डाइट के अंदर, आपकी मेडिसिन के अंदर, जो कि आपकी मेडिसिन में बता रहा हूँ कि कुछ लोग हम अगर मेडिसिन दे देते हैं तो उससे भी पेशेंट के व्याधि बढ़ जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। और कुछ आहार विहार ऐसे होते हैं कि उनके पान से पक्का वो व्याधि बढ़ेगी। स्किन डिसऑर्डर हमारा डिपार्टमेंट करता है, क्रिया शरीर त्वचा पे बहुत अच्छा काम करता है, हमारी ओपीडी है क्रिया पे। तो क्रिया में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था कि मोस्ट नॉर्मली राजस्थान के अंदर जो पेशेंट आते हैं हमारे पास स्किन डिसऑर्डर लेके, सबसे पहले जो मैं पूछता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट है कि डाइट का क्या रहता है, ठीक है। तो विरुद्ध आहार आज की जनरेशन में सबसे ट्रिगर फैक्टर है त्वचा रोगों का कारण, क्योंकि आजकल गंदगी, इन्फेक्शन, तो पसीना, वो कारण मैं मान ही नहीं सकता। बहुत कम गरीब लोगों में रहा होगा, बाकी इंडिया में ऐसा नहीं रहा कि वो गंदगी में रह रहे, गंदा खा रहे। आजकल जो स्किन डिसऑर्डर पढ़े लिखे अमीर लोगों में सिर्फ और सिर्फ विरुद्ध आहार कॉन्सेप्ट की वजह से, जो कि बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लिखा है आयुर्वेद के अंदर, और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बहुत सारी व्याधियों से हम बच सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है, मेरा फिक्स फॉर्मेट है कि दूध का रूटीन क्या है, चाय का रूटीन क्या है, दही का रूटीन क्या है। मैं सभी पेशेंट से पूछता हूँ। मोस्ट कॉमन राजस्थान में जो गर्म इलाके हैं, झुंझुनू देश के, उस पेशेंट में सब चिरचिका लेके आते हैं, ददरू लेके आते हैं, और अनुवंशिका डैंड्रफ लेके आते हैं, साथ में बुरी तरह के पेशेंट होते हैं। तो उनका शेड्यूल क्या रहता है, डेली जब मैं खाना खाता हूँ तो खाने के साथ में दूध लेता हूँ। मोस्ट ऑफ पेशेंट मुझे मिले 80% बोल सकता हूँ 80% पेशेंट का ये रहता है कि वो 80% पेशेंट का रहता है कि वो खाने के साथ दूध लेते थे। झुंझुनू तरफ के लोग कि हम एक सिर्फ जैसे दिन में छाछ पीते हैं हम लोग, वो दूध पीते थे। तो मोस्ट ऑफ सबके स्किन डिसऑर्डर था, उनकी फैमिली में सभी के पास ये था, किसी ना किसी कंडू तो लगभग सभी का था। वहां पे भी क्या रहता है कि जिसकी अग्नि अच्छी है, जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करता है, उसको डिले होगा, वो डेफिनेटली होगा। विरुद्ध आहार कॉन्सेप्ट 100% काम करता है। फिर अभी कल मैंने एक पेशेंट देखा था जिसको कि ददरू विचर्चिका था, ठीक है। तो मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी दूध का कॉन्सेप्ट, मैं दूध पीता ही नहीं हूँ, मगर उनका डेली था कि वो रात को दही डेली खाते हैं, ठीक है। तो जब तक हम निदान परिवर्जन हम पेशेंट से नहीं करवाएंगे, तो आप फिर बोलते हैं ना स्किन डिसऑर्डर में कि कभी ठीक नहीं होते, दवाएं चलती रहती है, कि जब तक हम निदान परिवर्जन नहीं करवाएंगे हम कभी ठीक नहीं होते। त्रिसूत्र है ना, हेतुलिंग औषध सिद्धांत जो बताया गया है, तो हेतुलिंग औषध का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप हेतु और निदान को नहीं प्रॉपर पेशेंट को गाइड करोगे। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, जो प्रकृति असेस करके आपको जिंदगी जीना बता सकता है कि आपको क्या क्या खाना आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्या क्या नहीं, क्या क्या खाने से आपको क्या क्या व्याधियां होगी। तो सबसे अच्छे डाइटिशियन आयुर्वेदा के होते ही हैं, डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि वो आपको व्याधि के साथ में जिंदगी जीना सिखाते हैं, ठीक है। और औषध का पान करना के साथ में आपको किस औषध के पान के साथ किन को त्याग के आप शीघ्र ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको विरुद्ध आहार छोड़ना पड़ेगा। अगर स्किन डिसऑर्डर का पेशेंट नमक दूध की चीजों के साथ दूध लेगा, नमक की चीजों के साथ, मगर मैंने ये देखा कि अभी मैं कश्मीर गया था, तो कश्मीर में वो लोग एक पिंक चाय होती है, गुलाबी चाय पीते हैं वो लोग, वो नमक डाल के पीते हैं शायद, और चाइना के लोग भी पीते हैं। तो शायद उनका क्लाइमेट है या फिर ठंडा इलाका है जहाँ पे कि शायद उनको अग्नि अच्छी रहती होगी, इस वजह से डिसऑर्डर नहीं होते उनको। मगर राजस्थान में मौसम को पेशेंट देखा है, अगर वो विरुद्ध आहार करते हैं, विरुद्ध आहार भी क्या कि चाय के साथ रोज समोसे खाते हैं लोग। जब भी मैं पहचान सोराइसिस पेशेंट आते हैं तो रीजन क्या रहता है, तो हेरिडिटी तो मुझे मिला नहीं, और ये जरूर मिला कि मैं रोज पराठा के साथ दूध लेता था, डेली कॉन्सेप्ट है, मैं पोहे और दूध डेली लेता हूँ ब्रेकफास्ट में, तो मुझे स्किन डिसऑर्डर हुआ है। लगता है 5-10 साल डेफिनेटली है। तो विरुद्ध आहार कॉन्सेप्ट को जब भी आप ओपीडी में बैठे पेशेंट से जरूर डायग्नोज करने की पूछे और वहां पे बता सकें, तो उसको उस हेतु को हटाने की कोशिश पूरी करें। अगर नहीं हटा पाएंगे तो पेशेंट दवा लेगा, ठीक रहेगा, 2 महीने बाद फिर वही हालत होगी। ये होती क्यों है, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट आता है लीन दोष, ठीक है। लीन दोष क्या होता है कि मेरे पास एक पेशेंट आता है, फ्रिक्वेंटली मुझे छींकें आती है सुबह सुबह, और जब मौसम बदलता है तो छींकें आती है, या फिर मैं टाइम घर से बाहर जाता हूँ, जयपुर से जयपुर में आता हूँ तो छींकें आती है, घर जाता हूँ छींकें नहीं आती है, यहाँ पे आता हूँ मेरे ड्राइनेस क्लाइमेट स्किन डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं, वहां नहीं बढ़ते मेरे। ये एक फैक्टर आता है जिसको हम
आयुर्वेद में समझना चाहे तो लीन दोष वर्ड बोलते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है कि हमारे शरीर के अंदर क्षयवगुण ने बोला, ठीक है, क्षयवगुण ने क्या होता है कि वीक पॉइंट, ठीक है, हमारी जो धातुएं हैं वहां पे कहीं ना कहीं वो रहता है जो कि वीक पॉइंट सभी इंसान के होता है, कुछ हेरिडिटरी होता है, कुछ की कहते हैं मेरे जीआईटी वीक है यार, मैं कुछ खा लूं बाहर का तो मेरे को मोशन हो जाता है, मेरे को नोजिया हो जाता है, ये वो। तो हर इंसान का कोई ना कोई पार्ट वीक रहता है, या फिर उस जगह होता है क्षयवगुण ने बोलते हैं ना कि वीक पॉइंट रहता है। तो जब भी दोष को ऐसा जगह मिली, आपके दोष को मिला, व्याधि के हेतु को मिला, तो वो वहां जाके रहेगा। आपने कुछ डाइट ली, आपने रसायन सेवन किया, तो वो वहां जाके लीन हो गया, मतलब कि उसके अंदर छुप के रहा। टाइफाइड हम उसको बोलते हैं, क्योंकि टाइफाइड टीबी का इन्फेक्शन हर जगह फैला हुआ है। जैसे कि यूजुअली हम हॉस्पिटलों के टीबी सेंटर के पास लोग चाय पीते हैं, वहाँ पे वो सिंपल कप यूज होते हैं सभी के लिए, ग्लास वाले यूज करते हैं कुछ लोग, वो क्लाइमेट फैला रहता है। फिर भी जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको नहीं होगा, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक है वो जाके वहाँ पे लीन में पड़ा रहेगा। जब भी हमने ओल्ड एज में यूजुअली बीमारियां बाहर आती है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है। कोविड आया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई नई बीमारियां आ गई थी, रेस्पिरेटरी आ गई थी, डायबिटीज आ गई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे दोष शरीर के अंदर लीन अवस्था में किसी ना किसी क्षयवगुण ने जगह जगह बना के बैठे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्लाइमेट फेवरेबल होता है, किसके फेवरेबल, हमारे नहीं, हमारे दोस्त के फेवरेबल में आ गया। वो जो बीज है धरती में छुपा हुआ, उसको उसके अकॉर्डिंग पानी मिल गया, हवा मिल गई, मिट्टी मिल गई, पोषण मिल गया, वो बाहर आएगा, ठीक है। वही लीन दोष हमारे को आके व्याधियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अब लीन दोष को हम कैसे करें, क्योंकि हमने ठीक है एक चिकित्सा से दोष साम्य कर दिया, धातु साम्य कर दिया, अभी लीन दोष का हमें आइडिया कैसे, क्योंकि सिम्टम है ही नहीं। हम लोग पूछते हैं, पेशेंट बता रहा है सभी हेल्दी फील कर रहा है, उसके इंद्रियां निर्मल हो रही है, सारा काम सही हो रहा है, फ्रेश फील कर रहा है, रूटीन डेली चल रहा है। तो फिर हमें जब लगे पर्टिकुलर सीजन आती है, फिर वापस फिर उसकी रिपीटेड फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वो उसी पर्टिकुलर मौसम में बीमार हो रहा है, तो इसके लिए या तो हम उसे रसायन सेवन कराएं, लंबे टाइम या समन चिकित्सा दें, सबसे अच्छा रहता शोधन। ऐसे पेशेंट जब मिल जाएं कि उसे फ्रिक्वेंटली बार बार कोई बीमारी हो रही है, लीन दोष, वो कह रहा है कि मुझे मौसम की वजह से इस मौसम पर्टिकुलर होता है, तो काल के अकॉर्डिंग पंचकर्मा के चिकित्सक से मिलके उसे शोधन करा लेना चाहिए, जिससे कि कोष्ठ में लाके दोषों को बाहर निकाल दिया जाए, शुद्धि हो जाए, और उस स्थान के जो आपका पार्ट वीक है उसके लिए रसायन सेवन जरूर करें, ठीक है। तो ये चिकित्सा का कॉन्सेप्ट है। अभी पेशेंट को कब तक हमें दवाइयां देनी है, कब तक परहेज करवाना है, ये कॉन्सेप्ट अलग से आ जाता है। फिर कि पेशेंट आ गया, मेरे गुरु जी बोलते हैं 1.5 महीने से ऊपर रसायन से रसौंधी का सेवन नहीं कराना चाहिए, और रसौंधी का सेवन करा दिया, फिर क्या करना चाहिए, तो सर बोलते थे द्रावक गण का इस्तेमाल करो। द्रावक गण जहीं भी कहीं डिपोजिट रहते हैं, ये तो उनको बाहर निकाल देता है। तो द्रावक गण के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, रसौंधियों के बारे में मालूम होना चाहिए। रसौंधी का योग बनाते टाइम उनके वजह से दूसरे दोष का कोप न हो, तो योग इतना प्यारा बनना चाहिए कि किसी दोष को कोपित ना करते हुए शमन चिकित्सा पूरी कामयाब हमारी सफल रहे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट कब तक चालू रखना है, तो परहेज कब तक करवाने हैं, ठीक है। तो परहेज पेशेंट हमेशा सबसे पहला तक है रुक अपशमनम। पेशेंट आते बोलता है कि मेरे को अब बुखार नहीं है, ठीक है, मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये एक सिम्टम है। ये सिम्टम आते ही आप परहेज बंद नहीं करवा सकते उसको, ठीक है, ना उसको बोल सकते कि ट्रीटमेंट बंद कर दो, आप टेकिंग हो सकती कम कर सकते हैं औषध को। दूसरा, पेशेंट जब भी बीमार होता है तो हमेशा अपने गौर करिएगा उसका स्वर और वर्ण दोनों। हम बोलते हैं कि डर लग रहा है तुम्हें, तो रात को भी सोता नहीं बंदा, सुबह डर बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोष का कोप हुआ है, ठीक है। जो वात वृद्धि हुई हो, पित्त वृद्धि हुई हो, चाहे एल्प निद्रा रही हो, निद्रा नाश रहा हो, उसके अकॉर्डिंग दूसरा में स्वर्ण और वर्ण, जो स्वर और वर्ण, ठीक है, और उसकी जो उत्साह बोलते हैं ना, एंथुसियाज्म रहता है कि नहीं मैं हर काम करना सोचता है आदमी, जब हेल्दी फील करता है तो उसमें एंथुसियाज्म रहता है। कुछ लोग होते हैं जो रात को सोते 2 बजे, सुबह 9 बजे उठते, उनका उत्साह कहाँ रहेगा, क्योंकि वो कफ को वैसे कुपित करके लाए हैं। तो ब्रह्ममुहूर्त में जो लिखा हुआ ना कॉन्सेप्ट उठने का कि क्या रहता है, तो जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में दिए गए उसीलिए दिए गए कि आपके जो दोष और धातु है उनका साम्य बना रहे। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे साम्य रहेंगे तभी हम दोष और धातु जो साम्य रहेंगे तभी हम हेल्दी महसूस कर पाएंगे। अगर इनका वैषम्य है, क्षय हो या वृद्धि हो, हमें हमेशा ये व्याधि कारक बनाएंगे, या फिर हमारी जो भी वर्क क्वालिटी है, जो कर्म है दोषों के, वो कभी भी प्रॉपर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने बोला रुक अपशमन, ठीक है, पेशेंट आया मुझे डिस्कम्फर्ट नहीं है। सेकंड पेशेंट बोलता है कि आपने देखा कि स्वर्ण और मैं बोलता हूँ पेशेंट को आप पिछली बार आए उससे मतलब अच्छे फील हो रहा है, आपके चेहरे पे ग्लो लग रहा है मुझे, या हेल्दी फील हो रहा है, तो पेशेंट का चेहरा हमेशा देखना चाहिए कि जब लास्ट टाइम आया था उस टाइम से उसके वर्ण में और स्वर में बात करने में झनकार है कि या वैसे मतलब डर क्यों बोल रहा है,
ठीक है। तीसरा क्या आता है, उसका शरीर का उपचय और बल की वृद्धि। ठीक है, उसके जो बल थे, जो भी कह रहा था कि पहले जैसे काम करने में, जो पहले मतलब नहीं कह रहा बलवान हो गया वो, पहले जिस लेवल से काम कर पा रहा उसी एंथुसियाज्म से, उसी बल से, उसी क्षमता से वो काम करने लगा। शरीर का पोषण जैसे पहले दल सक्रिय हो रहा, आदमी कहता है ना वजन घटता नहीं, ऐसा लगता है कि कमजोर सा हो गया है व्यक्ति के अंदर ना, वो सिम्टम, उसका वर्ण अच्छा हो गया, उसका वर्ण अच्छा हो गया, वो हेल्दी सा लग रहा है, उसकी बल में वृद्धि होगी, मतलब वो काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड करेक्टर जो हमेशा फोर्थ है, पेशेंट से बोलते हैं कि आपकी खाना खाने की इच्छा होती है नहीं होती, मतलब कि ऐसा नहीं कि पेशेंट टाइम से खाना खा रहा है, उसकी खुद की भूख लगे, उसका मन करता है क्या मुझे, मेरा जो रूटीन था उसमें मुझे सुबह दोपहर शाम दो काल खाना छुटकारा होता है। ठीक है, आज तो 3 चल रहा है, तो वो 3 काल में बताऊंगा अभी, को अभी नेक्स्ट बताता हूँ आपको आहार कैसे लेना है। ठीक है, तो अन्न की अभिलाषा उससे होने लगी। उसके बाद रुचि आहार, मतलब क्या समझ कि रुचि हो आहार के लिए, उसे बोलता है कि नहीं आहार तो खा रहा हूँ टाइम से, उसके बाद उसका मन भी करेगा नहीं आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, और मन लगा के तन मन भुंजे बोलता है जो आहार आहार जो लिखा है ना आहार के बारे में सिद्धांत जो भी दिए आहार के बहुत प्यारे सिद्धांत दिए हैं, खाने का तरीका, खाने का टाइम, खाने की जगह, खाने के तरीके, बहुत प्यारे लिखे हुए, इससे अच्छा कहीं भी नहीं मिलेगा। इनको फॉलो कर लो, शायद व्याधि कभी होगी भी नहीं। ठीक है, आहार में रुचि पैदा हो चुकी है, आहार आप ले रहे हैं, उसके बाद आहार का जरण हो रहा है, समझ रहे हो, मैंने मेरे मन से पराठे खा तो लिए, ठीक है टाइम से भी खा लिए, मगर मुझे पराठे खाने के बाद तो भूख नहीं लग रही है, तो अभी भी आपको औषध और परहेज की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे नहीं आप पूरा बंद कर दो, आपने कुछ ना कुछ दीपन पाचन द्रव्य जो दे रहे हैं या औषध जो चल रही है उसमें कौन सा दीपन पाचन क्या कर रहे हैं आपका, वो चलते रहने चाहिए। ठीक है, फिर उसकी निद्रा, पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न जो भी था, स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर पहुंचा या नहीं पहुंचा, कभी नींद टूटती है, नींद नहीं आती है, नींद धीरे आती है, कम आती है, लेट आती है, जो भी आती है, निद्रा का भी साम्य हो जाए, उसका आहार साम्य हो गया, उसका रुचि हो गई, इसमें बल आ गया, उसमें स्वर्ण आ गया, उसका रोग का उपशमन हो गया, फिर उसको जो भी वैकारिक, ठीक है, सपने आते हैं, डरावने सपने, बुरे सपने, यूजुअली सपने आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लग जाता है कुछ बुरा होने वाला, नहीं वो दोष का ऊपर है, कुछ ना कुछ व्याधि पक्का होने वाली, बुरा हो ना हो, कोई ना कोई व्याधि है दोस्त का विषम डेफिनेटली होने वाला है। तो जब भी स्वप्न आए तो कोशिश करें दोष शमन के लिए कुछ ना कुछ ब्राह्मियां जो भी आप लग सकते हैं, मेथे ले सकते हैं, वात्समन कफ शमकित समंगे जो लगते हैं, ऐसे लेने से मैं कर पाऊं तो डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद सुबह उठते ही फ्रेश फील करे बंदा, उसको प्रबोधन, उसको बोला हुआ सुना हुआ समझ में आ रही है उसको कि मैं उसे बोल रहा हूँ कि ये काम कर, तू समझ में आ रहा है, उस काम को कुछ किलो करते हैं, आप बोलते रहो उसका ध्यान नहीं है उस पर, मल मूत्र पुरुष हो रहे तो इनका भी सुगम आराम से, पहले पेट साफ नहीं हो रहा था या पेट में टाइम गैस बन रही थी, लंबे टाइम बोटी में बैठना पड़ रहा था, जो भी था वो सारे सुगम पूर्वक होने लग जाए, बल मन और इंद्रियां ये अपने समय कार्य करने लग जाए। जब ये सारे पेशेंट का सिम्टम मिल जाए तो आप बोलते हो अब तू आराम से तेरा तू सामने है, अब तू लाइफ में फॉलो इन चीजों को जरूर करना, क्योंकि हम लोग आज जो आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या को छोड़ के बीमार नहीं है। ठीक है, आज हमें शायद ऐसा बहुत कम रीजन होता है इन्फेक्शन से, किसी रीजन से बीमारियां होती हुई, आज हम हमारे खान पान और दिनचर्या से ही बीमार हैं मोस्ट ऑफ सभी लोग। ठीक है, तो वहां पे हमें वही दो साम्य करने हैं, पंचमहाभूत कॉन्सेप्ट काम में लेना है, सामान्य विशेष का अक्सर क्वेश्चन है, लीन दोष को शोधन करना है, क्षय गुण ने जहाँ पे लगे आपको रसायन का सेवन जो बोलते हैं ये रीजन क्या है हमारा, तो दोष और धातु आ गया आपके पास। ठीक है, इनका साम्य हमने कर लिया, साम्यता के लक्षण भी देख लिया हमने, ये मिल जाए इसके बाद पेशेंट को हम छोड़ सकते हैं। मैं आपको बताने वाला था आहार, तो फिर बोलते हैं आहार का निर्धारण कैसे करें कि मुझे कितना आहार करना है, कितना आहार लेना है। तो जो आहार में लिखा है कुक्षी के 3 पार्ट करके जो बताया गया है, एक पार्ट में लीजिए तो एक भाग में द्रव दीजिए, एक भाग में आपने वो छोड़ना क्या कहते हैं सॉलिड पार्ट, एक में लिक्विड पार्ट, और फिर बोलते हैं कि 3 चीज ना, एक तो हमने जगह बनाई, पेट में स्टोरेज रहता है, कैपेसिटी 3 जगह रहती है, तो सॉलिड कितना लेना है, लिक्विड कितना लेना है, और स्पेस कितना छोड़ना है, 3 कॉन्सेप्ट बना के हम डाइट लेते हैं। फिर हम छोड़ने की फूड का टाइप कौन सा है, ठीक है, और फूड की क्वांटिटी क्या है। अब टाइप और क्वांटिटी क्या है कि टाइप ऑफ फूड तो हमने क्या लघु आहार लिया, गुरु आहार लिया, फ्राइड है, चपातीदार है, आपको लगता नहीं कि एक बाउल में हमसे बोलता हूँ एक बाउल भुजिया 3 रोटी के बराबर कैलोरी रहता है, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट रखता है। तो लोग बोलते हैं मैंने सुबह से रोटी नहीं खाई, बस कुछ नहीं खाता, मैं रोटी से 2 रोटी सुबह बताएगा, 2 रोटी शाम बताएगा, वो कभी बताएगा 4 समोसे खा के आया हूँ, जो कि 8 से 12 रोटी के बराबर है उसके। ठीक है, एक बाउल में चाय के साथ डेली भुजिया ले रहा हूँ, पोहे के अंदर एक बाउल भुजिया मिला के खाता हूँ, कभी पेशेंट नहीं काउंट नहीं करता है इनको। ठीक है, तो वो गुरु आहारों की मात्रा कैसे लेता है, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी कितनी लेता है, ये 3 चीजें वो उसको कभी डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे अपनी कैपेसिटी कितनी है मेरे पेट की,
जो सॉरी उसकी आमाशय की जो कितने पार्ट रखना है हमें, कौन सा फूड टाइप ले रहा हूँ मैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, ठीक है। इसका ज्ञान हर किसी को होता भी नहीं है, मगर आपको ज्ञान हो सकता है। आप अच्छे वैद्य हैं तो आपको ज्ञान हो सकता है कि आपने क्या किया है अभी। तो आपको जब भी खाना खाते हैं उसके बाद कुक्षित पीड़न, ठीक है, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट फील हो तो आपको लग जाना चाहिए कि आपने आहार में लापरवाही की है, ठीक है। वो चाहे कैपेसिटी के अंदर हो, चाहे टाइप के अंदर हो, चाहे क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या रहता है कि सांस ही नहीं आ रहा, ना डकार आ रही है, ना फाट आ रही, ब्लॉक हो चुके हैं पूरी तरफ से, आपको ऐसा फील हो रहा है कि दोबारा फूल चुका है, सांस नहीं आ रहा, ये सिम्टम आ रहा है तो डेफिनेटली आपने आहार को मात्रा में नहीं लिया। थर्ड क्या आता है, पार्श्व विपाटनम, मतलब कि आपके जो पेट की चैम्बर होता है, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, सब में ऐसा फटेंगे भी, मतलब गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं, फटने को तैयार हो रहे हैं, वहां पे ये महसूस होता है आपको गोरता, हमेशा भारीपन लगेगा आपको खाने के बाद, ठीक है। और आपकी इंद्रियों का इतना अच्छा प्रेरण होगा कि आपको सोने का मन करेगा। यूजुअली खाने के बाद जाते हैं क्लासरूम में, लंच के बाद बच्चे आते हैं, सर नींद आ रही है, तो साथ में अपने गुरु आहार लेके आया है या फिर गुरु मात्रा लेके आया है या फिर अपनी कैपेसिटी ज्यादा खा के आया है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उसका, मैं क्या खाने के बाद सभी 5-10 मिनट रहती है, कुछ को घंटों भर तो नहीं रहती है, तो उनका आहार का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। शुद्ध पिपाशा, जब भी आपको लगे तभी आपको खाना चाहिए। हमेशा खाने के लिए कॉन्सेप्ट रहता है कि जब आपको प्यास लगे तब पानी पियो, जब आपको भूख लगे तब खाना खाओ, कि नहीं मुझे भूख नहीं है पर मुझे खाना है, तो हमेशा इसमें आपको आहार का गुरुता महसूस होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग सुबह शाम खाते हैं, सबसे अच्छा रहता है। फिर कुछ लोग हैं जो 3 बार खा रहे हैं, मगर जब भी आप मैं बोलता हूँ एक डाइट लिए तो कोशिश करिए, एक डाइट का मतलब क्या, मैंने एक समोसा भी आपने खा लिया तो नेक्स्ट 4 आवर आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये मेरा क्लिनिकली पेशेंटों को बताने का रहता है कि आपने जब भी कोई डाइट लिए तो कोशिश करें 4 घंटे का गैप रखें हमेशा, ठीक है। फिर इनमें जो दोष के कर्म आपको सभी पता है, दोष धातु कर्म लिखे हुए हैं इनके। उसके अलावा मैं बताऊं आपको धातु के बारे में कुछ, या फिर दोष, एक हाँ मैं हमेशा पूछता रहता हूँ जहाँ पर आपको, मेरा वाइवा में फिक्स क्वेश्चन होता है कि दोष कितने होते हैं क्रिया शरीर में हमेशा, तो शारीरिक मानसिक बच्चे बताते हैं। फिर हमेशा पूछता हूँ कि रक्त को दोष बताया है या नहीं, तो आपको भी बता देता हूँ रक्त को दोष बताया है या नहीं। रीजन क्या है कि रक्त को दोष क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने रससूत्र नहीं बताया, फिर रक्त को ही क्यों बताया, चाहे सूत्र जो बताते हैं सब लोग बोलते हैं। तो एक तो कोई नाम अगर आपके सामने आए तो कोई ना कोई रीजन रहा हो ना, क्योंकि बाकी धातु भी थी, सिलेक्टिव रस को ही किया गया, तो रीजन क्या है कि सबसे पहले तो रस को ही, रक्त को ही दोष क्यों बोला उन्होंने, ठीक है, और फिर रक्त को दोष क्यों नहीं माना, तो कारण होते हैं। तो पहला कारण हमेशा पूछता हूँ सबसे, और रीजन क्या है कि रक्त को दोष बोलने का कारण क्या था कि जैसे कि दोषों के स्थान बताए गए हैं, तो रक्त के स्थान बताए गए बोला उन्होंने कहीं ना कहीं, और जैसे कि बाकी दोषों के लक्षण बताए गए हैं, रक्त के भी गुंजाफल जो बताए गए हैं, उसके भी लक्षण बताए गए हैं, इसका कार्य जीवन बताया गया है, ठीक है, इसके विशिष्ट हेतु बताए गए हैं, ठीक है, इसके विशिष्ट विकार भी बताए गए हैं, इसकी विशिष्ट चिकित्सा भी बताई गई है। ये कुछ रीजन थे। कुछ जगह तो बकायदा चतुर्थ रोग नाम से बताया गया, संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है वहां पे ना, तो कुछ तो बोलते हैं कि चतुर्थ दोष की संज्ञा भी दी गई है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ रीजन थे कि उसका स्थान है, उसके लक्षण है, उसके कार्य है, उसके हेतु है, उसके विकार है, उसकी चिकित्सा है, और कुछ जगह उसका संज्ञा भी दी गई है चतुर्थ दोष की। इन वजह से उसको पहले तो दोष माना गया, ठीक है। तो हमें लगता है कि चलिए रक्त दोष है, ठीक है। फिर दूसरा होता है कि रक्त दोष क्यों नहीं है, ठीक है। तो दोष की जो डेफिनेशन मैं जी फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहता है ना, स्वतंत्र दृष्टिगत जो लक्षण होता है कि स्वतंत्र रूप से ही घोषित कर सकते हैं कि नहीं, तो वो इसके अंदर अभाव होता है, ठीक है। वात दोष, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति आदि का वर्णन आता है, तो कहीं भी रक्त प्रकृति का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो विकृतियां बताई गई है ना, वातज रोग है, पित्तज रोग, कफज रोग, एक दो अपवाद छोड़ के कहीं भी रक्तज रोग को फ्रीक्वेंटली कहीं बताया नहीं गया है, बहुत करेक्टली बताया गया है, ठीक है। संज्ञा मात्र से वहां बताया गया है कि इसको चतुर्दोष के तुल्य मान रहे हैं, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हमेशा दुष्य चाहिए, बिना दुष्य रक्त के दृष्टि नहीं हो सकता, और इसकी चिकित्सा में भी जो रहती है पितृदोष के कारण चिकित्सा करते हैं। तो एक होता है दग्ध, घृत दग्ध न्याय है ना, सुना है, घृत दग्ध घी होता है हमारे पास, घी अगर हम लगाते हैं तो शायद कुछ भी ना हो, उसी घी को हम उबाल के गर्म करके लगाएं तो वो दर्द करता है, शोध करता है। तो घी की तरह है रक्त, जब तक रहेगा किसी दूसरे के कारण, दोष के कारण दूषित नहीं होगा, तब तक कोई भी नुकसान नहीं करेगा। जब पित्त दोष के कारण अग्नि की वृद्धि हो जाएगी तो हम संस्कारित कर देंगे,
या उस दोष को भी दूषित होकर वो व्याधि उत्पन्न करता है। तो रक्त को दोष नहीं बताया गया कि ना तो ये प्रकृत्यारोपण करता है, ना स्वतंत्र रूप से दूषित कर सकता है। इसके जो करेक्टर आते हैं दूसरे दोष से दूषित होने के बाद इसमें जो ये प्रॉपर्टी आती है, इसलिए उसके तुल्य माना गया है। ठीक है, तो रक्त भी हो चुका, दोष कॉन्सेप्ट हो गया, और आहार भी बता चुका मैं आपको। फिर आपको बोलना है मुझे जो 7 धातु बताई गई है हमारी, ठीक है, 7 धातु के सिंपल 7 कर्म बताए गए हैं हमें। तो सबसे पहले प्रीणम, जीर्णम, लेपनम, स्नेहो, धारणम, पूर्णम, गर्भोत्पादन, ये 7 धातुओं के कर्म बताएंगे। तो रस का सबसे पहला काम है प्रीण, रस धातु का। ठीक है, तो जब से भी प्रीण मतलब की तृप्ति महसूस करते हैं, अप्यायमान फील करते हैं, तो जब भी हम आहार लेते हैं, आहार रस से सबसे पहले रस धातु का पोषण होता है। प्राकृतिक रस का जो पोषण होता है तो इंद्रियों का प्रसादन होता है, पोषण होता है, इंद्रियों का प्रसादन, मन प्रीति। तो जब भी हम आहार लेके आते हैं तो हमें तृप्ति महसूस होती है और हमें हेल्दी फील होती है, खुद फील करते हैं। हमारे जब भी हम स्किप करते हैं आहार का, डाइट स्किप करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डल फील करते हैं कि हमारे इंद्रियों का प्रॉपर प्रसादन और पोषण वहां पे नहीं हो पाया। ठीक है, सेकंड दोष है जो रक्त बताया गया, उससे जीवन बताया गया है। वो ओजोवर्ती कारक भी है, प्राण कारक भी है, और रक्त का समय, सभी का समय, व्यायाम का समय भी हो सकता है। तो जीवन बताने का कारण क्या है कि अगर किसी पार्ट को रक्त की सप्लाई रुक जाए तो वहाँ पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन, जो भी वो पार्ट की डेथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे मोशन हो गया, डायरिया हो गया, वोमिट हो गया, फिर भी हम 4-5 घंटे 6 घंटे बाद झेल सकते हैं। मगर अगर 5-6 घंटे ब्लीडिंग हो जाए, किसी पार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो आपके जीवन का अंत तय है। तो इसको जीवन तुल्य बताया गया है। लेप मांस को बोला गया है, स्नेह है त्वचा के लिए, त्वचा के लिए बोला गया ना, मेद स्नेह दो नेत्र, जितने नेत्र हैं या फिर जो पार्ट है जहाँ पे स्नेह रहता है, मेद दोष के कारण रहता है। पृथ्वी अवलंबन का, प्रतिदोष महाभूत के प्रधान वाला जो अस्थि धातु है, वो अवलंबन का काम करता है, धारण का कार्य करता है। उसी के अंदर जो स्नेह है पूर्ण का काम करेगा, अस्थि में स्नेह पूर्ण करने का मज्जा धातु का रहता है। गर्भ उत्पत्ति के लिए शुक्र दोनों, महिला पुरुष दोनों के लिए जो कि सेमन और ओम होता है, उनके लिए शुक्र धातु का रहता है। और शुक्र धातु का बाकी वर्ग में चमनों में रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आ चुका है अभी। दोष धातु मल के लिए, प्राकृत मल के लिए बोला गया, औष्टम्बक होता है, पुरुष को बताया गया, देह को धारण करता है। मूत्र क्लेद का वाहक होता है, श्वेत क्लेद विदर्दी होती है। जब भी शरीर के अंदर क्लेद की वृद्धि होती है तो मूत्र और श्वेत के द्वारा इसका सामान्य विशेष दांत लगा के बाहर निकाला जाता है। क्लेद और अभिसंधि 2 वर्ड आते हैं ना, जानते हैं इनके बारे में? तो अभिसंधि दही, हमें हमेशा जब भी कोई अभिसंधि वर्ड आता है मेरे तो मैं सिर्फ दही दिमाग में घूमता है कि दही मतलब अभिसंधि है। ठीक है, तो क्लेद वर्ड तो वो होता है जो कि आर्द्रता लाए। ठीक है, जल महाभूत का कफ दोष का प्राधान्य रहता है। आप क्लेद बोला गया, क्लेद हमारे शरीर में नॉर्मल मात्रा में, सामान्य मात्रा में सभी जरूरी है। तो क्लेद जब रहेगा सामान्य मात्रा में तब तो कौन आ रहा, ठीक है। और जब भी हमारे शरीर में क्लेद बढ़ेगा तो मूत्रोश्वेद मार्ग से हम उसे बाहर निकाल देंगे। फिर एक अभिसंधि वर्ड आता है। तो अभिसंधि वर्ड क्या होता है? अभिसंधि वर्ड होता है एक अनभिसंधि होता है जो कि अभिसंधि नहीं है। ठीक है, तो अभिसंधिति मतलब स्निग्धता। ठीक है, तो जब भी स्रोत में क्लेद का अतिशय वृद्धि हो जाती है ना ज्यादा वहां पे, तो वहां पे अभिसंधि गुण की उत्पत्ति होती है, जिससे कि गुरुता महसूस होती है आपको। और ये जब बोलते हैं कि दही का शाम के वक्त ज्यादा लेते हैं तो अभिसंधि गुण के कारण स्रोत को अवरोध करता है, गुरुता महसूस कराता है, उपलेप कर देता है स्रोत का। तो अभिसंधि गुण बढ़ जाएगा तो स्रोत का अपलेप हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और ऋतुचर्या के बारे में बताएं तो वही ऋतु, हर ऋतु बताया गया इस दोष का, इस अग्नि का, इस बल का रहता है कि मध्यम बल रहता है, अल्प बल रहता है, अधिक बल रहता है। दोष ये दोष ये ऋतु में पित्त दोष का शमन होता है, इस दोष का कोप होता है। तो हमेशा पथ्य और अपथ्य का निर्धारण करके कौन से शमन और शोधन के जो औषध बताए गए हैं, शमन शोधन के जो हेतु बताए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। नवान का पान किस ऋतु में करना चाहिए, दिवस में किस समय करना चाहिए, ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए, वो दिनचर्या बताया गया है। ऋतुचर्या के अंदर गुरुआन, स्निग्धान, सब कुछ जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में दोष धातु मन को सामने रखने के लिए जो बताए गए हैं, इनके लिए जो युक्तियां हैं आपके पास, पंचमहाभूत हैं आपके पास, दोष के प्रकोप का आहार विहार है, उन सबका करना चाहिए, सेवन करना चाहिए और दोष को सामने में रखना चाहिए। ये दोष आयुर्वेद के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि क्लिनिकली हम अप्लाई यूज करते रहते हैं।
धातु पाक एक वर्ड आता है, दोष पाक बोला मैंने, धातु पाक एक वर्ड आ गया था। धातु पाक वर्ड क्या होता है कि जब धातु का पाक होता है तब जब भी वो हमेशा, दोष का पाक फायदेमंद है, पॉजिटिव फिनोमेना है कि दोष का पाक होगा तो आप में लघुता महसूस होगी, आपके रोग का नाश होने वाला है, ठीक है। तब जब आप मैं बोलूंगा धातु पाक तो वो नेगेटिव फिनोमेना रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा कि धातु पाक जब भी होगा तो वो व्याधि का कारण होगा, ठीक है। वो जब भी किसी दोष का धातु का क्षय होता है तो बात का कोप डेफिनेटली होना ही होना है, ठीक है। तो जो धातु पाक है उसके अंदर हमेशा रोग की, व्याधि की, दूसरी व्याधि बढ़ने की और शारीरिक मानसिक बल हानि के सिम्टम बढ़ जाते हैं हमेशा। तो किसी पेशेंट में धातु पाक हो रहा है ये आपको कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो धातु पाक के लिए मालूम निदान में वर्णन किया गया, जब निद्रानाश मिले तो एक मैं कह रहा हूँ दोष है वहां पे धातु का भी रहेगा कि निद्रानाश हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में व्याधि अवस्था में निद्रानाश हो रहा है तो धातु पाक हो रहा है। हृदय स्तंभ, ठीक है, विषम, गौरव, एरुचि, बलहानि, एरति। एरति मीन्स क्या होता है कि आपको एक किसी भी फैक्टर या किसी भी पोस्चर में आपको आराम ना मिले, बस कि बैठ रहा हूँ तो कंफर्ट नहीं, लेट रहा हूँ तो कंफर्ट नहीं, तो आपके बॉडी के अंदर अगर ये सिम्टम है कि आपको निद्रानाश हो रहा है, आपको एरति, बलहानि होती है, एरुचि हो रही है, गौरव हो रहा है, विषम और हृदय स्तंभ, ये सिम्टम आपके शरीर के अंदर लग रहे हैं तो आपका धातु पाक चल रहा है। तो धातु पाक अवस्था हमेशा नेगेटिव फिनोमेना होती है, उसकी चिकित्सा की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर दीपन और पाचन दो वर्ड आते हैं। दीपन क्या होता है, पाचन क्या होता है। लगातार अनुलोमन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, तीन वर्ड बताता हूँ आपको, लास्ट रहेंगे। पाचन और दीपन। पाचन का मतलब जो आम का पाचन करे मगर अग्नि का दीपन नहीं करता, ठीक है। और दीपन मतलब जो अग्नि का दीपन करते हैं मगर आम का पाचन नहीं करता। उस दीपन के लिए सब कुछ का मोस्ट कॉमन एग्जांपल भी देते हैं, पाचन के लिए ना कैसे कर देते हैं। मगर जब भी हम कोई दीपन औषध देंगे या पाचन औषध देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो अग्नि का दीपन करते ही करते हैं। अगर अग्नि दीप्त रहेगी तो थोड़े वक्त बाद वो आम का पाचन जो पचाव नहीं करती वो कर देगी, ठीक है। जब पाचन औषध देंगे हमें तो वो अग्नि जब आम पाचन हो जाएगा तो अग्नि अपने आप दीप्त हो जाएगी। तो जब कुछ दीपन पाचन औषध दोनों चित्र से बताया गया, दोनों काम करता है, ठीक है। जब दीपन पाचन औषध का करते हैं तो आम का परिपक्व करते हैं वो सब चीजें। जब आम पाचन होता है शरीर के अंदर तो आपको लाघवता फील होती है हमेशा, और जब आम का पाचन होता है तो रुक्षणता हमेशा सिम्टम आता है आपके शरीर के अंदर। जब भी आम का पाचन होगा, पाचन द्रव्य रहेंगे तो हमेशा आपको रुक्षणता मिलेगी और लाघवता महसूस होगी, ठीक है। फिर दूसरा आता है अनुलोमन वर्ड आता है। एक जो यूजुअली हम बोलते हैं कि अनुलोमन करना चाहिए, वातानुलोमन करना चाहिए, तो अनुलोमन के लिए सबसे अच्छा ऋषि को बताया गया है। वो क्या करते हैं, जो भी दोष हैं, दुष्ट दोष हैं जो पाक नहीं हो पा रहे, शरीर में जाके पड़े रहते हैं, उनका पाचन नहीं हो पाता, वो ग्रंथित हो जाते हैं, उनका भेदन करेगी और फिर उनके अधोगमन या अधोगति कर देती है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है अनुलोमन दीपन पाचन का। तो कुल मिला के हम जब चिकित्सा में हम शुरू करते हैं तो शुरू से पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो पूरा तसल्ली सुनते हैं उसको। जब पेशेंट को सुनना शुरू करते हैं तब हम उसके प्रकृति और नाड़ी और जीवा को देख के दोष अवस्था का निर्धारण करने की पूरी कोशिश करते हैं। पेशेंट के जो अपने सिम्टम बता रहा है, पेशेंट की बॉडी टाइप देख के, बोलने का तरीका, बाल का रंग, खुद का तरीका, खुद का रंग जो भी हो, उससे आपको डायग्नोस करना है किस प्रकृति का है। नाड़ी देख के किस दोष का प्राधान्य रहेगा, जीवा देख के आम पक्वावस्था जो भी दोष अवस्था आप डायग्नोस कर पाए उनका निर्धारण करना है। उनका निर्धारण करने के बाद आपको औषध का युक्तिवत चयन करना है, ठीक है। पेशेंट को आपके जो औषध का निर्धारण करना है उसमें जो भी दोष आपको सामने गोपित लग रहा है या क्षय लग रहा है उसको सामने करते हुए दूसरे दोष को क्षय या वृद्धि नहीं करनी है। उन दोष का चयन करना है आपको जिससे कि दोष साम्य धातु साम्य की अवस्था बनी रहे। उसके बाद पेशेंट को उन व्याधि या उस ऋतु या उस प्रकृति या उस नाड़ी के कारण जिस दोष का कोप का कारण हो रहा है उन सबका परहेज आपको बताना है। परहेज मतलब कि वो निदान या वो हेतु जिनसे कि ना तो व्याधि का कोप हो, ना उस ऋतु में दोष का कोप हो, ना उस प्रकृति के अकॉर्डिंग दोष का कोप हो, उन सबको देखते हुए पेशेंट को परहेज बताए जाते हैं। परहेज व्याधि के भी होते हैं, औषध के भी होते हैं, ऋतु के भी होते हैं, क्रियाकाल के भी होते हैं।
सबके परिचित होते हैं। इस ऋतु में, इस मौसम में, इस दिनचर्या में ये नहीं लेना, तो उनका ज्ञान आपको भांति होना चाहिए, जिससे कि आप पेशेंट को बता पाओ। फिर पेशेंट को फॉलो अप में 7 दिन या 15 दिन पर बुलाते हो आप। तो दोष पाक अवस्था, धातु संहिता अवस्था के सिम्टम आपको मालूम होगा तो पेशेंट से आप हिस्ट्री लेके बात करके मालूम कर सकते हैं किस लेवल तक पेशेंट ठीक हो चुका है या हो सकता है, कितना टाइम और लगेगा। दोषों का निर्धारण करेंगे, उन दोषों में भी कुछ औषध का टेपिंग कम करेंगे, लगता है कुछ बढ़ाएंगे, कुछ चेंज करेंगे। आपका जो चिकित्सा पत्र है वो ऐसा होना चाहिए जिससे पेशेंट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो और उनके दोषों, धातु और मल का साम्य बना रहे। ठीक है। उसके बाद कितने दिनों तक इलाज चलेगा वो आपको मैंने बताए थे। धातु साम्यता के जो लक्षण बताए गए हैं वो 12 जो बोले थे मैंने, उनके जब प्रॉपर सिम्टम आपको मिल जाता है उसके बाद आप पेशेंट को बता सकते हो। उसके बाद आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या का हर पेशेंट को, विरुद्ध आहार के बारे में हर पेशेंट को आपको डेली प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। आपको खुद को याद हो जाना चाहिए कि जब तक हम पेशेंट को स्वास्थ्य रक्षण पे काम नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद को इतना अच्छा नहीं बता पाएंगे। क्योंकि हमारा पेशेंट कभी भी पेशेंट बीमार ना हो, रिकरेंस ना हो, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा ये रहता है कि जो पेशेंट आपके पास एक बार आ गया वो जिंदगी में दवाएं ना खाए, वो कुछ समय बाद दवाइयों से मुक्त हो जाए और कुछ समय बाद उन आहार की का ज्ञान भी हो जाए और वो अपने परिवार में, आप जब पेशेंट से बात करें तो कोशिश करें आप कि उसे बताया करें कि आपके वात का कोप होता है, पित्त का कोप होता है, वात का, क्योंकि हमारे पास पेशेंट फीवर लेके आता है, थायराइड लेके आता है, वो हमारे शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं है। सबसे पहले हमें शर्म आती है, हम पेशेंट को पूछते हैं कि तेरा एपिटोमेगाली है क्या, तेरे को ये है क्या, तेरे को वो है क्या। हम कभी नहीं बोलते कि तेरा मुझे लग रहा है वात बढ़ा हुआ है, तू वात प्रकृति का लगता है, तुझे ये डाइट में नहीं करे। अगर आप 10-12 पेशेंट से बात करना शुरू करेंगे तो वो बाहर बोलना शुरू करेंगे। अभी मेरे पेशेंट जो आते हैं 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद खुद बोलते हैं कि मुझे लग रहा है मेरी बात बढ़ रही है या मेरे परिवार में बात रोक लग रहा है। वो बात पढ़ेंगे भी, गूगल भी करेंगे। तो अपनी चिकित्सा का सम्मान करें, आयुर्वेद का सम्मान करें और हमारे जो टर्मिनोलॉजी है, जो उन्माद हो, जो विदर्दी हो, विकृति हो, जो भी हो, उनको बोला करें, उनको बताया करें और पेशेंट को उन्हीं में बातें करें कि जब हम बोलेंगे तो पेशेंट बोलना शुरू होगा। जब तक हम ही उन्हें फीवर बोलते रहेंगे, टाइफाइड बोलते रहेंगे, विषम ज्वर ना बोल के, कुछ भी ना करें, जीर्ण ज्वर ना बोल के, प्रतिशय ना बोल के, कोल्ड कफ से ही ट्रीट करते रहेंगे तो हमारी पद्धति हमारे हॉस्पिटल से बात निकल नहीं पाएगी। हर पेशेंट को उन दोषों के बारे में बताएं, उन आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में बताएं कि आप ऐसा ऐसा करते हैं। विरुद्ध आहार का तो सभी पेशेंट्स को बताएं कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं और आपके परिवार में ऐसा ऐसा किसी और को भी हो रहा है तो सबसे पहले उसको ये बंद करवाइए। क्योंकि आज अपने बच्चों को नहीं हो रहा, 5 साल 10 साल बाद जब भी उनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, कहीं ना कहीं अग्निमांद्य होगा, कहीं आमिष की वृद्धि होगी, कहीं नींद दोषों की वृद्धि होगी, तो आपका बच्चा भी इस रोग के लिए कौन हो जाएगा, प्राधान्य है इसके लिए। बस मधुमेह में बताते हैं हम, और डायबिटीज का बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद के अंदर, थायराइड का बहुत अच्छा इलाज है अंदर। मैं जो अग्निमांद्य का जो चिकित्सा बताई गई उसको फॉलो करके आप अग्निमांद्य की चिकित्सा करें। ठीक है। और जब भी कोई थायराइड पेशेंट आपके पास आए ना तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखते हैं 2 में तो मुखपाक का हमेशा आया तो एचबी जरूर देखो। मैं जो बोलते हैं हीमोग्लोबिन आप बोलते हैं ना, तो पांडु रोग की तरह हम चिकित्सा करते हैं ना, या रक्त दोषी या पित्त दोषी, तो हमेशा एचबी जरूर देखा करो। हीमोग्लोबिन सीबीसी यूजुअली सारे लेके आते हैं आपके पास। ठीक है। तो उन्हें बोला कि रक्त दोष की रुचि की वजह से कौन कौन से रोग बताए गए। दूसरा, आपको थायराइड का पेशेंट जो आता है ना, टीएसएच लेके आता है, तो हमेशा उसका हीमोग्लोबिन लेवल देखा करो और उसकी चिकित्सा पे अग्नि सामने जो करते हैं ना, मैं अग्निमांद्य की चिकित्सा करते हैं, 64 पेड़ पीपल का जो योग बना के हम देते हैं, उसके साथ जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो बताते हैं ना लोग कि हीमोग्लोबिन के लिए हम पुनर्नवा यूज करते हैं यूजुअली, तो इतना प्यारा योग बना के दें कि उसको ऑल ओवर हेल्दी फील करे 15 दिन के अंदर ही। ठीक है। तो जो भी आप चिकित्सा सूत्र तैयार करते हैं, आपको हमेशा दोष की, धातु की अवस्था के बारे में, उनके गुणों के बारे में और उनका प्रमाण के बारे में, उनके कर्म के बारे में आपको मालूम होगा तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको हम आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले सुनना जरूरी है। तो जब सुनेंगे अच्छा तो हम गुण और कर्म जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए, किस दोष को, किस धातु को, कौन से कर्म है, वो बढ़े हैं, घटे हैं, कौन सा विषम में किस लेवल का है, फिर उनको साम्य करने के लिए जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, फिर जितने भी आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार के जो विधि विधान बताए गए हैं उनकी अनुपालन हर पेशेंट को हम बोलना शुरू करेंगे। हर पेशेंट को पथ्य लिखना शुरू करेंगे। अभिसंधि जो भी फैक्टर है या ट्रिगर फैक्टर है उनको हटाएंगे नहीं तो रिकरेंसी डेफिनेटली होती रहेगी। पेशेंट हमारे पास वापस वही घूम फिर आता रहेगा और हमारी जो कहते हैं हम जड़ से खत्म करते हैं, हम आरोग्य प्रदान करते हैं, सबसे श्रेष्ठ की है वो कॉन्सेप्ट कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने पैथी का सम्मान करें। अपने ज्ञान में हमें कमी हो सकती है तो शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ, बहुत फैक्ट लिखा हुआ है। सबका समझने का तरीका अलग अलग है। मैंने वो समझा जो मेरे गुरु से मुझे लगा और मैं मेरी युक्ति से काम में रहता हूँ। सबका शास्त्रों ज्ञान सभी को अलग अलग है, बहुत अच्छा ज्ञान है।
ठीक है, कोटेशन बहुत अच्छी ज्ञान है, आपको उसकी यूटिलिटी और अप्लाइड कितना आपको कॉन्फिडेंटली आप कर पाते हो, किस तरह आपने सीखा है और आपको करने से कितनों का आरोग्य दे पाए और कितनों वो आपको आपकी ओपीडी में दिख जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है, कुछ अष्टांग को फॉलो करते हैं, कुछ चरक को फॉलो करते हैं, कुछ सुषुप्त को फॉलो, सबका मेरे गुरु जी चरक को फॉलो करते थे, कुछ कॉन्सेप्ट में अष्टांग थे, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ और काफी अच्छा लगता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आयुर्वेद की जो फिजियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, दोष धातु मल, इनके बारे में मालूम है तो प्राकृत विकृत जो भी आप पेशेंट को बता पाएंगे। हर पेशेंट को अपने घर के अंदर जो चाय पीते हैं उनसे लेके जो पहले आते हैं नमकीन भुजिया और चाय के साथ बिस्किट देने की कोशिश करते हैं या पोहे खिलाते हैं हम, तो सबसे पहले तो जो हर इंसान ले रहा है हम भी ले रहे हैं, ओकेजनली चलता है। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए जो विरुद्ध कॉन्सेप्ट आप हमेशा बताएं सिर्फ पेशेंट को कि नमक के साथ मिर्ची के साथ इन चीजों को अवॉइड करें। दूध लेना भी है तो दूध को 2 घंटे 4 घंटे बाद लें। दूध रासायनिक रूप में रहता है, घृत के साथ लो तो थोड़ा घी मिला के चुटकी भर सौंठ मिला के ले। इस तरह के कॉन्सेप्ट आप पेशेंट को बताएं। घी आपको दही खाना है तो उसको यूजुअली सारे नमकीन दही खाते हैं, तो मधुरता लिया उसमें आंवल के मिला के मिला के इस पाउडर को मिला के लो, आपके लिए लाभकारक रहेगा। हमेशा मालूम है, तो जब तक हम इनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारी चिकित्सा किसी काम की नहीं है, हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं है, जब तक आम जन को हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे हमें मालूम है पहुंचा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो घर के अंदर विरुद्ध वाले कॉन्सेप्ट है जितना अवॉइड कर सके। टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जो होता है कि एसी डायरेक्ट जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर है ब्रेन के अंदर, स्किन डिसऑर्डर में बहुत सारे रीजन में मिलता है कि टेम्परेचर वेरिएशन पर इसमें कुछ पेशेंट मिलता है कि टेम्परेचर वेरिएशन जो करते हैं आजकल हाई प्रोफाइल लोगों में बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर है, तो वहां पे मोस्ट ऑफ कारण का तनाव है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है। ठीक है, निद्रा को फोकस हमेशा करा करो। जब भी पेशेंट आए उसकी निद्रा के बारे में जरूर ज्ञान करें कि निद्रा कैसी है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। आहार और निद्रा को अगर नहीं करोगे तो पेशेंट को ठीक करना, डायग्नोज करना बहुत अच्छा नहीं रहता। तो निद्रा के बारे में पूरा पूछा करो, कितने घंटे आती, टाइमिंग क्या है, सुबह कितने बजे उठते हो। सुबह 8 बजे उठने वाला आपको बोल रहा है कि डल फील कर रहा हूँ, गौरवता फील कर रहा हूँ, तो वो गलती है ना। उसे क्या करवाना है, ब्रह्ममुहूर्त की कॉन्सेप्ट क्या, ब्रह्ममुहूर्त क्या होता है, 4:30 से 5:30 के बीच में 105 मिनट उठने का फायदा क्या होता है। ठीक है, तो किस दोष का कोप रहता है, किस दोष का शमन रहता है, दिवस आप किसको करवाना है, आपको सब मालूम है। जब तक आप इन पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना शुरू नहीं करेंगे, बोलना शुरू नहीं करेंगे, आपके लिए इस शास्त्र के ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, नंबर 6 स्कोर कर सकते हो, मगर इसकी किताब में जब आम जन आपके बारे में, आपके संहिता के बारे में, इसी ज्ञान के बारे में जाने, और यही वेब का जो लेक्चर रहता है कि हम आम जन तक हम जो हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। ठीक है, दूध का रहता कब दूध देना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, हर डाइट के अंदर 4 घंटे कम से कम रहना चाहिए। सर ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, किस रोगी को वात रोगी आ रहा है वो ठंडे पानी से नहा रहा है, आप उसे पूछ ही नहीं रहे कि सुबह नहाते, क्योंकि आपको दिख रहा है प्रकृति असेसमेंट कर रहे हो आप कि यार वात रोगी लग रहा है मुझे, व्याधि वात है, तो पूछ करो नहाते कितने बजे हो, ठंडे पानी से नहाते हो, गर्म पानी से नहाते हो। आपने पूछा नहीं, पेशेंट ने बताया नहीं, पेशेंट दवाई खा रहा है, ठंडे पानी से नहाया जा रहा है, सुबह बाइक राइड कर रहा है, ठंडे पानी जल में घूम रहा है, तो कभी ठीक नहीं होंगे ऐसे पेशेंट। फिर आप बोलते हो चिकित्सा खराब है, शास्त्र खराब ना, खराब हम है क्योंकि हमने पूरे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया, पूरे कॉन्सेप्ट का हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमें आयुर्वेद में जितने क्रियाकाल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें बताए गए, फंडामेंटल जो भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो, पहले तो उसको अप्लाइड यूटिलिटी जो भी हो करो, और पेशेंट को हर चीज का औषध का भी बताया करो कि ये कुछ समय के काम आती है। जब भी आपको लगे ऐसा ऐसा हो गया तो आप इसे ले सकते हो। घर के अंदर बहुत सारे कपूर काचरी जो पंसारी मिलती है, एसिडिटी में बहुत से काम होगा। मेरे गुरुजी बोलते थे कि मैं 20 नाम गिरा दूं जो अमृत चिकित्सा में काम आता है, वो सूत सेकर से लेके कामदूदा, परवाल, पंचामृत से लेके कपूर काचरी, मधु, बहुत सारे बोलते थे। इनकी आपको युक्ति, इनके गुण, लक्षण, कर्म आपको मालूम होंगे तो आप यूज कर पाओगे, पेशेंट की प्रॉपर चिकित्सा कर पाओगे और शास्त्र का आयुर्वेद का हर जगह नाम कर पाओगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भानु। राजधानी से भी सुपर फास्ट, और मुझे लगता है कि अगर रनिंग नोट्स भी बनाने पड़े आपके लेक्चर के तो काफी ज्यादा समय लगेगा इसको लिखने में, और पॉइंट्स ही लिखे जाएंगे। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया आपने। और मुझे लगता है कि मुझे एक बात ध्यान में आ रही थी कि अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आज हमारे ही साथ आप हमारे वाली फैकल्टी में है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के समस्त शिक्षकों के लिए, अध्यापकों के लिए आप प्राउड का समय है कि आप इतना अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने आपको यूजी में भी देखा है, कई बार लिफ्ट में भी मिले हैं, और आज आपको पहली बार सुना तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद के मूल सार तत्व को आप पकड़ने में कामयाब रहे हैं, और इस उम्र से।
है ना? तो पता नहीं हमारे वाली उम्र तक तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा गुरु और भी कृपा, अच्छा। गोविंद कृपा मैम बहुत जी, रही है मुझ पे, गुरु कृपा जी, 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 और जी। गोविंद कृपा बहुत रही है। हमारे डिपार्टमेंट में क्रिया शरीर डिपार्टमेंट के छात्र सर हमारे बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट ओपीडी में सिखाते हैं मैम। फर्स्ट ईयर से हम बच्चों को लग जाते हैं कि फिजियोलॉजी आपकी क्लियर है तो कहीं भी आप चिकित्सा में फेल नहीं हो सकते। जी, जी, तो जी। ये रहता है मैम कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल, डिपार्टमेंट का। बिल्कुल। और मुझे एक विषय मैं कई बार बहुत बार बोलती भी हूँ, शायद आपको भी यूजी की क्लास पढ़ाते हुए ज़रूर बोला होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे जीवन में रही हुई बड़ी, छोटी और सभी घटनाओं से कि जैसे माँ को पहचानने के बाद बच्चा आंटी के पास जाना चाहिए। पहले माँ को पहचान ले कि ये मेरी माँ है। और उसके बाद वो आंटी के गोद में जाएगा ना तो उसको माँ कौन है वो समझ में आएगा। तो इसी तरीके से अगर आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी पहले पढ़ा दी जाए और बाद में फिर मॉडर्न वाली फिजियोलॉजी पढ़ाए तो मुझे लगता है कि अपने शास्त्र में स्थित प्रज्ञता, डिटर्मिनेशन, क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट को समझना, ये सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। और इसका एक रिपीटेशन है मगर मैंने फिर भी बताना उचित समझा कि आयुर्वेद फिजियोलॉजी जो समझता है वही आयुर्वेद की पैथोलॉजी यानी रोग विकृति विज्ञान को फिर आसानी से समझ पाता है ना? कि सर शुरू में ज्ञान अगर है हमारे पास तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी जी और डॉक्टर भानु इसमें कुछ प्रश्न आए हैं चैट बॉक्स में। जैसे डॉक्टर हेमतोष पुरोहित व्यास जी ने पूछा है मैम अगर बाद में कर पाऊँ क्योंकि मुझे निकलना था, अभी मैं डिपार्टमेंट बैठा हूँ मैम। ओके 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 चलो ठीक है मैम अगर ठीक है। कुछ होगा मैं जी जी रिप्लाई कर दूँ अगर कुछ हो तो मेरे पास। जी 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 कोई बात नहीं। मैं आपका नंबर शेयर कर दूं यहाँ एक जी जी बार। मैम क्यों मैम अभी ना वो लॉक करना है डिपार्टमेंट को तो मेरा ओके वेट ओके कर रहे हैं, मैं ओके डिपार्टमेंट बैठा हूँ अभी। ओके 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 कोई बात नहीं बेटा मैंने ठीक साहब जी से बोला था उनको कि मैं करके जाऊंगा, रास्ते में फिर मैं पहुंच नहीं पाता घर पे तो लेक्चर हो नहीं पाता। जी 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 कोई बात नहीं बेटा आपने समय निकाला विश्वामित्र परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी जी धन्यवाद बेटा धन्यवाद। सॉरी हम थोड़े से क्वेश्चन है वो ले नहीं पाए हैं मगर मैं डॉक्टर साहब से साथ जैसे बात हुई है मैं उनका नंबर यहाँ शेयर कर देती हूँ। तो आप उनको ये पर्सनली उस पे अगर व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जब भी समय रहा उनके पास तो वो आपको ये आंसर कर देंगे। डॉक्टर सीमा हेलो। जी मैम प्रणाम मैम। हाँ जी बेटा थोड़ा सा संभालो मैं ये थोड़ा कुछ क्लिनिकल बात ऐसी थोड़ा सा है ना 2-3 मिनट में बस मैं नंबर लिख दूं उनके डॉक्टर बानू जी के। जी मैम जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सीमा पांडे है। मैं मेडिकल ऑफिसर छत्तीसगढ़ सरकार में हूँ अभी कार्यरत और मैं पीडी के अंडर में ही उसी डिपार्टमेंट में एनआईए में हूँ और मैं 2018 में पास आउट हुई हूँ। और मैं अपने अल्प ज्ञान में कुछ थोड़ी बहुत बातें शेयर करना चाहूंगी कि जैसे स्त्री प्रसूति के यदि आप पेशेंट देखते हैं, कोई महिला आपके पास आती है तो वो एक फिजियोलॉजी अपने साथ एक एडेड फिजियोलॉजी लेके आती है। मतलब जैसे जब हम उसको उसकी कंप्लेंट सुनने के बाद उसको जब हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमको एक एडेड चीज होती है कि हम उसका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ले सकते हैं, उसका हिस्ट्री ले सकते हैं, उससे किसी भी बीमारी उसके डायग्नोसिस बनाने में आसानी होती है। जैसे मैं कुछ छोटे से टिप्स बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि महिला आती है और आप उसके कम सुनते हैं कि उसको आपको कंप्लेंट होता है कहीं की तरह जाती है और पेश अब इसके कंप्लेंट भी आपको ऐसी लक्षण नहीं जो पोस्ट के लक्षण आवाज कट रही है मैम। वो बात के कोई लक्षण। अच्छा मैं बाहर आती हूँ मैम, एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत मौसम खराब हो रखा है छत्तीसगढ़ में, बारिश बहुत ज्यादा है। हाँ अब क्लियर है मैडम? हाँ जी हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ जी 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 अब क्लियर है। जी जी तो यदि हाँ तो आपको उसके जो कंप्लेंट्स हैं वो तो वातिक लग रहे हैं लेकिन आपको और अन्य कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं कोष्ठ के। जैसे उसको गैस बनने की समस्या नहीं है,
उसको जलन की समस्या नहीं है, उसको पेट में कोई भारीपन नहीं है, पेट साफ होता है, भूख अच्छी लगती है और उसको अन्य कोई समस्या आपको नहीं मिलती। तो हम ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उससे हम असेस करते हैं कि हमको कौन सी रास्ता चुननी है उसके मैनेजमेंट में। तो हमको नाड़ी देखनी रहती है, उसकी त्वचा देखते हैं, उसका सार्वदेहिक सारे लक्षण देखते हैं, उसके सभी अन्य संस्थान देखने के साथ ही हमको उसके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से ये पता चलता है कि वो उसको पीरियड्स के दौरान जो लक्षण आते हैं वो वातिक लक्षण है क्या, उसके लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी वातिक योनि व्यापक में। उसी तरह से जो पित्तज अगर कोई लक्षण आपको मिलते हैं उसकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी पित्तज योनि व्यापक में। इसी तरह से अगर उसके अंदर कोई आपको कफज लक्षण मिलते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में तो वो आपको कफज योनि व्यापक में उसका गाइडेंस मिल जाएगा। जैसे कि आप पूछिए कि पेशेंट के आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो यदि उसके पीरियड्स इरेगुलर है इस तरीके से कि कभी कम दिन में आए कभी ज्यादा दिन में आए तो वो वात की तरफ जाएगा। यदि ऐसा लगता है कि वो बोलती है कि नहीं पीरियड्स मेरे को बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये पित्तज की तरफ भी जा सकता है। लेकिन पित्तज में हमारे 3 बाइफर्केशन मिलते हैं। पित्तज में अगर उसको कृष्ण वर्ण मिलता है तो वो अराजस्का या पित्तज योनि व्यापक की तरफ जा सकती है। यदि हमको उसमें हैवी ब्लीडिंग मिलती है तो वो असृजा या लोहित छरा की तरफ जा सकती है। तो साथ में अगर दाह मिलता है तो वो पित्त की तरफ जाता है। यदि उसमें शूल मिलता है, कर्कशता मिलती है और जो आर्तव है वो तनु है तो उसमें आपको वात की तरफ जाना है। और यदि उसमें आपको ग्रथितता मिलती है और वर्ण भी अच्छा मिलता है कि वो बोलती ब्राइट रेड है लेकिन उसमें हमको क्लॉटिंग आती है और पीरियड्स जो है वो डिलेड आते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमको कफ का अनुबंध समझना चाहिए। तो मुझे जब कहीं रास्ता नहीं दिखता कि इस पेशेंट को मैं वात पित्त कफ से किस एक दोष को लेके चलूं या किन 2 दोषों के लेके चलूं तो वहां पर मैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से लाभ उठाती हूँ। तो एक महिला जो है वो आपके पास चाहे किस भी रोग के लिए आए उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपको डायग्नोसिस करने में भी मदद करती है और आगे उसमें आपको कैसे मैनेज करना है उसमें भी मदद करती है। जी मैम। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझती हूँ कि आज के लेक्चर्स के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर मनदीप कौर, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर नवीन कुमार और डॉक्टर माही मिश्रा और डॉक्टर गीता कुमावत, बहुत सारे लोगों ने अच्छे दिए हैं। 3 क्वेश्चन आए थे मगर वो आपको मैंने नंबर शेयर कर दिया है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भानु इसका ज्यादा अच्छा उत्तर दे पाएंगे। डॉक्टर किमाया, सभी का तहे दिल से अंतःकरण की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अभी मैं इसके बाद तुरंत ही कर रही हूँ और लास्ट लगभग 10-15 से लेक्चर से मैं तुरंत ही करने की कोशिश कर रही हूँ, सिवाय के कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल कुछ सर्कमस्टेंसेस रहते हैं और कुछ अगर दिक्कत हुई कि रिकॉर्डिंग ही नहीं बन पाई, उनकी नहीं है तो मैं पूरा देने की कोशिश करूंगी और अभी तुरंत अपलोड करूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझती हूँ कि आप सभी बढ़िया क्लिनिशियन बनना चाहते हैं। इन्हीं सारे बिंदुओं को अगर एक पेपर पे लिख लीजिए और उस पेपर को अगर आप अपने चिकित्सक को जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तब धीरे धीरे जितना भी हो सके उतना अगर लेने की कोशिश करेंगे, उसको एनरोल करने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे जैसे डॉक्टर भानु ने बताया ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में इन बिंदुओं को समाहित करने की आपको आदत हो जाएगी और कहीं ना कहीं इन बिंदुओं के ऊपर डिपेंडेंसी है ना बहुत अच्छा चिकित्सक बना देगी आपको। और पेशेंट को जैसे डॉक्टर भानु ने भी कहा कि हम परमानेंट दवाई छुड़वा सकते हैं, चाहे वो बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम उनके पथ्य पालन के माध्यम से
जैसे लोलिम्बराज ने कहा है कि पथ्य पालन करो, दवाई की जरूरत नहीं है, पथ्य पालन न करो, है ना, दवाई की जरूरत नहीं है। तो इन बिंदुओं को हम लोगों के सामने उजागर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आयुर्वेद का बड़ा सबल पक्ष सभी के सामने आएगा। आज के मुख्य स्पीकर का तहे दिल से धन्यवाद, डॉक्टर सीमा जी का भी धन्यवाद, और कहीं ना कहीं आप सभी का जो विशेष इस व्याख्यानमाला की आत्मा है, जान है, तो आप सभी का भी धन्यवाद कि जब आप सब अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक बनना चाहते हैं तो हम मिलके बहुत अच्छे लैंडमार्क्स हो, बहुत अच्छे मुकाम को एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। सबके अंत में मैं शांति मंत्र लूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अगले शुक्रवार को नए लेक्चर के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमो नमः। धन्यवाद।